हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एक तरफ जहां पर वैशाली के आने से सारंग परिवार में भूकंप मचा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ कशिश ने धोखे से जबरदस्ती मीरा से शादी कर ली थी। मीरा जो इतने वक्त से गुमनाम थी, वो कशिश की कैद में थी, जिसे कशिश ने मृत्युंजय से बदला लेने के लिए अपने पास रखा था। मीरा के मुंह पर सुधांशु का नाम सुन कशिश को गुस्सा आ गया। अगर एक बार और तुमने उस लड़के का नाम लिया तो उसे जान से मारने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। फिर बहाते रहना पूरी जिंदगी उसके नाम के आंसू। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा को भी कशिश की बातों पर गुस्सा आ गया। उसने कशिश को खुद से दूर धक्का दे दिया और कहा, तुम सिर्फ यही कर सकते हो, जबरदस्ती मुझसे शादी कर सकते हो, मुझे किडनैप कर सकते हो, किसी को चोट पहुंचाने के अलावा तुम्हें और कुछ आता ही है? आता ही नहीं। जिस दिन मेरे भाई को ये सब पता चला ना, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कशिश मित्तल। और जहाँ तक बात रही सुधांशु की, तो जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ सुधांशु रहेगा। मीरा के इस बात पर कशिश की मुट्ठियां कस गई। उसे ही बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने एक रात की गहरी सांस ली और मीरा की तरफ चलते हुए बोला, तुमने अभी मुझे अच्छी तरह से जाना नहीं है मीरा सारंग। कशिश मित्तल कोई बादल नहीं है जो गरज के बरसेगा नहीं। वो तूफान है जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगा। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ जिसके बाद तुम्हारा वो प्यार सुधांशु तुम्हें अपनाना तो क्या, देखना भी पसंद नहीं करेगा। तुमसे पति होने का हक मांग सकता हूँ, लेकिन मेरी शराफत ने मुझे रोक रखा है। तो बेहतर होगा कि तुम मुझे वो सब कुछ करने पर मजबूर ना करो। कशिश अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बाथरूम में चला गया। मीरा उसकी बातों से बेबस महसूस कर रही थी। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और आंसू बहाते हुए बोली, क्यों उस दिन मैं इस आदमी से टकराई। इसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। मैं सुधांशु के पास जाना चाहती थी, लेकिन इसकी कैद में आकर फंस गई। मीरा ने वो दिन याद किया जब वो शादी से भाग रही थी। शादी के दिन मीरा के कमरे में मीरा के हाथ में मृत्युंजय की तस्वीर थी। उसने खुद से कहा, आई एम सॉरी भाई, मैं आपका भरोसा तोड़कर यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं सुधांशु के बिना नहीं रह सकती। मैंने बहुत कोशिश की खुद को मनाने की, लेकिन मैं विद्युत के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। मीरा ने वो तस्वीर नीचे रखी और साइड में पड़ा अपना बैग लेकर वहां से निकल गई। मीरा पीछे के दरवाजे पर गई, जहां पर इस वक्त कोई गार्ड नहीं था। सारे सिक्योरिटी गार्ड को मेन गेट पर लगाया हुआ था, और क्योंकि शादी में बहुत सारे गेस्ट आए थे, वहीं दूसरी तरफ मृत्युंजय गेस्ट को अटेंड करने में बिजी था। इसी बात का फायदा उठाकर मीरा वहां से निकल गई। मीरा सारंग बिल्ला से कुछ दूर खड़ी थी और ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन देर रात होने की वजह से उसे कोई ऑटो नहीं मिल रही थी, ना ही कोई कार उसे लिफ्ट दे रही थी। आखिरकार वो एक कार के आगे आकर खड़ी हो गई। उस कार में से कुछ बॉडीगार्ड बाहर निकले। उसके पीछे आ रही आलीशान कार में से एक आदमी ने बाहर आकर मीरा पर लगभग चिल्लाते हुए कहा, अगर मरने का इतना ही शौक है तो किसी ट्रक के सामने आकर मरो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अगर तुम बच जाओ तो हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाए।
उस आदमी के बाहर निकलते ही मीरा उसकी तरफ भागी और हाथ जोड़ते हुए बोली, सर, मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे लिफ्ट चाहिए। क्या प्लीज़ आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। प्लीज़ मुझे सिर्फ आगे तक लिफ्ट चाहिए। उस आदमी ने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुरा कर कहा, शादी से भागी हो है ना? शादी से भागने की वजह जान सकता हूँ, कैरियर या प्यार? उस आदमी की बातों पर मीरा चुप हो गई। उसने फिर से उस आदमी को रिक्वेस्ट की, सर प्लीज़ मेरा यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? उस आदमी ने हाँ में सर हिलाया और मीरा को कार के अंदर बैठने के लिए कहा। मीरा कार में बैठी और वहाँ से निकल गई। कुछ दूरी पर कार जाकर रुकी। मीरा बाहर निकलते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी मदद की। मीरा अपना सामान बाहर निकाल रही थी, तभी उसका हैंडबैग गिर गया और उसमें से कुछ चीज़ बाहर निकल गई। वो आदमी मीरा का सामान समेटने में उसकी मदद कर रहा था, तभी उसका ध्यान मीरा के आईडी कार्ड पर। मीरा सारंग, क्या तुम मीरा सारंग हो? उस आदमी ने आईडी कार्ड पर मीरा का नाम पढ़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तो तुम्हारी शादी है ना? क्या आप मुझे जानते हैं? मीरा ने तुरंत सवाल किया। इस पर वो आदमी बोल पड़ा, आपको कौन नहीं जानता? आपके भाई मृत्युंजय की इकलौती लाडली बहन जो है। वैसे कितनी अजीब बात है ना, रौनक जिसको ढूंढा गली गली वो मुझे अपने ही कार में मिली। क्या बात है, लगता है आज तो किस्मत मुझ पर मेहरबान। मीरा उस आदमी को बातों के समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी गर्दन पर दर्द महसूस हुआ और अगले ही पल वो बेहोश होकर उस आदमी की गोद में गिर गई। ये आदमी कोई और नहीं, कशिश मित्तल था। मीरा के पीछे कशिश का असिस्टेंट रौनक खड़ा हुआ था, जिसने अभी अभी मीरा को कोई इंजेक्शन दिया था, जिस वजह से मीरा बेहोश हो गई थी। रौनक ने कहा, सर, हमें लगता है जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। वैसे कल आपको वाशिंगटन के लिए निकलना है, तो इसका क्या करें? कशिश ने मीरा के सिरहाने हाथ रखा और कहा, करना क्या है, इसे भी अपने साथ वाशिंगटन लेकर चलो और हम कल सुबह नहीं अभी निकल रहे हैं। प्राइवेट जेट बुक करो और अभी के अभी गाड़ी एयरपोर्ट पर ले लो। मीरा बीते दिनों के ख्यालों में ही थी कि तभी उसे किसी चीज़ की पटके जाने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने देखा तो ड्रेसिंग टेबल पर कशिश ड्रायर को पटक रहा था। ये देख मीरा ने अपनी दूसरी तरफ फेर ली। मीरा के इस तरह इग्नोर किया जाने पर कशिश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो मीरा के पास आया और बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नखरों से मुझे जरा भी फर्क पड़ेगा तो भूल जाओ। तुम्हारी वैल्यू मेरी नज़रों में कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें अपने पास इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे भाई मृत्युंजय से नफरत करता हूँ, बहुत ज़्यादा नफरत। इस बार मीरा बोल पड़ी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी दुश्मनी भाई से है, इन सब में मुझे क्यों घसीट रहे हो? मैंने आज तक किसी का कुछ गलत नहीं किया, फिर मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? कशिश हंसते हुए बोला, तुम्हें सज़ा मिल रही है सारंग होने की, मृत्युंजय की बहन होने की, और तुम्हारे ये जो आंसू है ना, उसका मुझ पर कोई असर नहीं
होने वाला, क्योंकि मैं तुमसे ना ही प्यार करता हूँ ना ही कभी कर पाऊंगा। तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई से बदला लेने के लिए का जरिया है, उसे बेइज्जत करने का जरिया है और कुछ नहीं। कशिश ने मीरा को बुरी तरह से झटक दिया और वहां से निकल गया। मीरा को अपनी बदली हुई जिंदगी पर तरस जा रहा था, लेकिन उसके हाथ में फिलहाल कुछ भी नहीं था। यहाँ दूसरी तरफ सारंग विला में महक और मृत्युंजय सोफे पर बैठे हुए थे। मृत्युंजय ने महक के हाथों की पट्टी खोली और उसकी जख्म की अच्छी तरह से देखा। महक का जख्म ठीक से चेक करने के बाद मृत्युंजय ने ऑइंटमेंट निकाला और उसके हाथों पर लगाने लगा। हाथ बुरी तरह से जलने की वजह से महक के बहुत जलन हो रही थी, उसकी आह निकल रही थी। ये देख मृत्युंजय ने फूंक मारते हुए ऑइंटमेंट लगाया, जिससे महक को थोड़ी सी राहत मिली। मृत्युंजय का इस तरह महक के जख्म का ख्याल रखना महक को बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर में महक की पट्टी कर मृत्युंजय ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके करीब आते हुए बोला, जख्म अभी भी पूरी तरह से भरा नहीं है तो तुम कुछ भी काम नहीं करोगे। अगर मैंने तुम्हें काम करते हुए देख लिया ना तो याद रखना, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। कुछ पल के पहले मृत्युंजय महक को बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जुबान खोली महक का मुंह बन गया और वो बोली, आपको तोड़ने के अलावा और कुछ आता है क्या? जब देखो मार पिटाई की बातें करते रहते हैं। महक की बात पर मृत्युंजय उसके करीब आया और उसके करीब आकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। कुछ पल के लिए उसने महक को पैशनेटली किस किया और उसके बालों के साथ खेलने लगा। महक को किस करने के बाद वो हल्का सा दूर हुआ और उसके कानों में बोला, और भी बहुत कुछ आता है। अपनी बीवी को सेटिस्फाइड करना आता है, कहो तो एक नमूना दिखा दो। मैं बहुत अच्छे से किस करता हूँ और तो और मुझे बहुत सारी किस करना भी आता है और फ्रेंच किस तो मेरी फेवरेट है। मृत्युंजय की फलड़ी बातों पर महक के गाल लाल होने लगे। उसने पलकें झुका ली। वहीं मृत्युंजय उसे देखकर मुस्कुराने लगा। उसने फिर से महक को किस करना शुरू कर दिया। कुछ देर ऐसे ही महक को किस करने के बाद वो यहाँ से उठा और अपना फोन लेकर बाहर जाने लगा। जाते हुए मृत्युंजय फिर एक बार रुक गया और महक की तरफ देखकर बोला, याद रखना तुम्हें कोई काम नहीं करना है, वरना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही महक बोल पड़ी, हाँ हाँ पता है, वरना आप मेरे हाथ तोड़ देंगे और मुझे अपने हाथ तोड़वाने का कोई शौक नहीं है। मुझे अपने हाथ बहुत प्यारा है, मैं कोई काम नहीं करूँगी। महक भी मुस्कुराकर वहाँ से निकल गई। उसके पीछे पीछे मृत्युंजय भी हॉल में आ गया। यहाँ अमृत और वैशाली के कमरे में वैशाली अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर निकली थी। उसने बाथरोब पहन कर रखा था क्योंकि वो अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी। जैसे ही वो क्लोजेट के अंदर गई, अमृत बाहर निकला और दोनों टकरा गए। वैशाली गिरती उससे पहले ही अमृत ने उसे थाम लिया। वैशाली अभी अभी नहा कर निकली थी और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। कुछ पल के लिए अमृत की आंखें वैशाली पर ही टिक गई। ऐसे में वैशाली गुस्से में बोल पड़ी, अब का ऐसे ही टुकुर टुकुर देखते रहोगे हमका? छोड़ो,
हमें काहे इस तरह मजनू बने फिर रहे हो? कहीं प्यार तो नहीं आ रहा हम पर? वैशाली की आवाज़ सुनते ही अमृत होश में आया। उसकी बात सुन उसे बहुत गुस्सा आया और उसने वैशाली को छोड़ दिया, जिस वजह से वह जमीन पर गिर गई। अमृत बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। वहीं वैशाली अपनी पीठ पकड़ बोली, हाय राम, हमारी पीठ तोड़ दी, दुष्ट आदमी है, इसको तो हम अच्छा सा सबक सिखाएंगे। अमृत वहां से बाथरूम में चला गया और वैशाली क्लोजेट में अपने लिए कपड़े ढूंढने चली गई, लेकिन उसे वहां औरतों के कपड़े नहीं मिले। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वैशाली ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, महक और निर्जला वहां पर कपड़े लिए खड़े थे। उन्होंने वो कपड़े वैशाली को देते हुए कहा, तुम्हारे पास कपड़े नहीं होंगे ना? ये लो, आज यही पहन लेना और जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ, आज की पूजा तुम्हें करनी है। वैशाली का हाथ अपनी कमर पर था। उसे कमर में तेज दर्द हो रहा था। ये देख महक ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारी कमर में? महक की बात सुन निर्जला ने उसे कुछ इशारा किया, जिसके बाद दोनों हंसते हुए वहां से निकल गए। वहीं नीचे हॉल में इस वक्त रचना पूजा की तैयारी देख रही थी। मृत्युंजय जैसे ही नीचे आया, उसकी नज़र रचना पर गई। उसने कुछ सोचकर रचना से कहा, चाची जी, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या आप कुछ वक्त के लिए स्टडी रूम में आ सकते हैं? मृत्युंजय के बोलने के तरीके पर रचना को शक हुआ। उसने मन ही मन कहा, अचानक मृत्युंजय का रवैया मेरी तरफ इतना बदल क्यों गया है? कहीं उसे किसी बात के बारे में मृत्युंजय रचना को अपने साथ अकेले स्टडी रूम में ले जाकर कुछ बात करना चाहता था। रचना घबराई हुई थी। उसे लग रहा था कि मृत्युंजय को जरूर उसके बारे में कुछ पता चल गया था। रचना मृत्युंजय के साथ जा ही रही थी, लेकिन तभी मृत्युंजय को एक कॉल आ गया। उसने फ़ोन की तरफ देखा और रचना को कुछ इशारा करके वहां से निकल गया। रचना ने एक राहत की सांस ली और खुद से ही बोली, मुझे पता लगाना होगा, कहीं मृत्युंजय को मेरी सच्चाई के बारे में पता तो नहीं चल गया। मृत्युंजय घर के कोने में जाकर फ़ोन पर बात करने लगा। सामने से किसी इंसान ने कुछ कहा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।